ओके। सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमित रंजन और ये जो सेशन है इस सेशन में बात करेंगे हर साल के एमएससी स्टूडेंट्स के लिए आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। एमएससी फिजिक्स के हो आप, एमएससी केमिस्ट्री के हो या एमएससी और भी दूसरे बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, इनसे अगर आप हो रिलेटेड, अगर आप कर रहे हो, मतलब आपका ऑब्वियसली अगर फाइनल ईयर चल रहा है या फिर आप अगर पास आउट हो चुके हो, तो बीएआरसी जो है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा जॉब वैकेंसी देता है हर साल। ठीक है, ये वैकेंसी हर साल इसी टाइम का राउंड आता है, जो कि आज से एक्टिव हो गया है। 2 जनवरी से इसके फॉर्म्स चालू हो गए, नोटिफिकेशन इसका कल ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिससे रिलेटेड आपका बार्क है, नाइजर्स है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इनसे रिलेटेड है बाय द वे। ठीक है, तो और भी दूसरे बहुत सारे ऐसे ये हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक वैकेंसी रिलीज करी है। इस वैकेंसी के मतलब क्या क्या पर्क्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये आप लोगों को क्यों करना चाहिए, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का क्या हाल है, मतलब जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनको क्या करना है, या फिर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करना है, इन सब के बारे में इस सेशन में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, अगर आप बीआरसी की वेबसाइट पर जाते हो तो वहां पे आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ये नोटिफिकेशन कल ही आ रखा है। ठीक है, याद रखना, नोटिफिकेशन ये कल ही आ रखा है। तो हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो वही हो गया भाई आपका कि दिस इज रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिफिक ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का मतलब सिर्फ आप बीएआरसी बॉम्बे को ही मत समझना। बहुत सारे दूसरे इससे मतलब सिमिलर इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे प्लेसमेंट होता है। इसमें मतलब इसके थ्रू आपको 1 साल 2 साल का, यहाँ पे आपको एक 2 साल का, 1 या 2 साल का आपका वहां पे एक ग्रेजुएट डिग्री होता है, मतलब एक प्रोग्राम होता है, वो आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद फिर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। इसमें 2 तरह की वैकेंसीज है, एक एक वैकेंसी के बारे में बहुत आराम से बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप जाओगे तो बीआरसी का वेबसाइट जो है वो आपको इस तरह से, फ्रंट लोगो जो होगा वो आपको इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। डेट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई? 1 जनवरी, जैसे मैंने आपको बताया, कल इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन इसका 1 जनवरी को आ चुका है। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर ओसीईएस एंड डीजीएफएस 2025, इसके बारे में बात करेंगे। अभी इसी के बारे में बात करना है। ठीक है, कि ये दोनों अलग अलग पोस्ट हैं क्या। आपका 2 जनवरी मतलब आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसका 26 जनवरी है। करेक्शन विंडो आपका 7 से लेकर 14 फेब के बीच में आपका आ जाएगा। एप्लीकेशन एलोकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम वेन्यू, ये आपका जो इनका ऑनलाइन एग्जाम होगा। देखो यहां पे एक बात समझ लो, यहां पे ऑनलाइन एग्जाम की जब बात हो रही है कि एग्जाम्स कौन कौन से होंगे, तो बेसिकली यहां पे एडमिशन के 3 मोड्स हैं। ठीक है, इसमें एडमिशन के 3 मोड है। पहला जो मैंने अभी बताया आपको, यहां पे ऑनलाइन एग्जाम देना है। दूसरा, अगर आपका गेट में स्कोर वैलिड है, मतलब गेट का अगर आपका बढ़िया स्कोर है, बेसिकली होता क्या है, क्योंकि गेट का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो अगर ये 2025 है तो 2025 से और 3 साल पीछे तक चले जाओ, उन सालों के गेट के स्कोर जो है उनके बेसिस पे भी आप यहां पे एडमिशन ले सकते हो। हाँ, बट अगर आप फॉर्म भरते टाइम अगर ये चूज कर लेते हो कि आपको गेट के बेसिस पे ही बस देना है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना, इन दैट केस थोड़ा सा ये बुरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि गेट की कट ऑफ बहुत ज्यादा जा सकती है। बात यह कि गेट की कट ऑफ कुछ भी जा सकती है और वो लोग डिसाइड करते हैं। हर बार यहां पे आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि गेट की कट ऑफ इस बार की कितनी रहेगी या क्या रहेगी। तो अल्टीमेटली जिस हिसाब से फॉर्म गिरेंगे उसके हिसाब से कट ऑफ जाती है। सो इट विल बी ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि आप ऑनलाइन एग्जाम को भी ऑप्ट करो। ऑनलाइन एग्जाम को ऑप्ट करोगे और गेट का स्कोर आपका रहेगा ही वहां पर, तो दोनों में से जिसके जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो जाएगा, आप बहुत आराम से वहां पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसके 3 मोड हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनका अपना ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे कुछ बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, आप जाओगे बॉम्बे, इंटरव्यू देके वहां से आओगे। दूसरा मोड है गेट का स्कोर। अगर आपने पिछले 3 सालों में, मतलब इस साल इंक्लूडिंग दिस ईयर, लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, अगर 3 साल का आपका गेट का स्कोर अगर वैलिड है, ठीक है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। तीसरा जो मोड होता है कि अगर आप नाइजर से, अगर आपने बीटेक कर रखा है या बीएसएमएस कर रखा है, या मेरे ख्याल से अगर एमएससी भी कर रखा है, पॉसिबल, एमएससी का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। अगर वो आपने कर रखा है और आपका सीजीपीए 7.5 से ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट इसके इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 मोड मैंने बता दिए। अब इसके बारे में डिटेल में एक एक करके और देख भी लेते हैं कि जहां जहां पे लिखा हुआ उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपका हॉल टिकट जो, हाँ,
ये आपको मिल जाएगा 15 से लेकर 22 फरवरी के बीच में। आपका डाउनलोड हॉल टिकट ये आपका 25 फरवरी के बाद आप डाउनलोड कर दोगे। ऑनलाइन एग्जाम जो आपका 8 और 9 मार्च को होगा। इंडिया के अलग अलग सिटीज, मेरे ख्याल से 52 या 54 सिटीज जो है ऑलमोस्ट, इनमें आपका सेंटर मतलब जाता है। ठीक है, 52 54 सिटीज के अराउंड है। तो आपका जो नियरेस्ट सिटी जो होगा ऑब्वियसली आप उसमें सेंटर चूज कर लेना। अच्छा, गेट स्कोर आपको कब तक अपडेट करना है? गेट स्कोर आपको 17 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में आपको अपडेट करना है 2025 का, क्योंकि 2025 का रिजल्ट तो उसके बाद ही आएगा ना, मार्च के बाद ही आएगा। तो तब तक आप अपडेट कर सकते हो। और अगर आपका ऑलरेडी गेट स्कोर है पिछले साल का या उसके पिछले साल का, तो आप वह वो स्कोर कार्ड भी यहां पे आराम से अटैच कर सकते हो। वो फॉर्म भरते टाइम ही आप अटैच कर दोगे। ठीक है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो है इनकी लिस्ट आ जाएगी 1 अप्रैल को। उसके बाद फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल टू सेलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट। इंटरव्यू स्लॉट आपका 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में आपका आ जाएगा। इंटरव्यूज होंगे 19 मई से लेकर 13 जून तक होंगे। इंटरव्यू इसका बहुत आराम से होता है, तसल्ली से आपको बिठा के आपको हर चीज पूछी जाती है। ठीक है, इंटरव्यू बहुत लंबा चलता है, इसका बहुत लंबा इंटरव्यू चलता है। ठीक है, और उसका डिस्प्ले फाइनली सेलेक्टेड स्टूडेंट जो है उनकी लिस्ट जो है वो आपकी आ जाएगी जून 2025 को। ठीक है, बाकी आपका जो एडमिशन, देखो ये जो आपका दूसरा जो कोर्स है, एक आपका डीजीएफएस हो गया और एक दूसरा जो आपका ओसीईएस है। ठीक है, ये आपका इंजीनियरिंग और साइंस स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। और ये जो डीजीएफएस है ये सिर्फ आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसका बात करना रखना, जो आपका ये डीजीएफएस इसमें बेसिकली वही कराते हैं, उसमें भी वो भी आपका एक ग्रेजुएट कोर्स ही है। ऑलमोस्ट ये भी आपका एक ग्रेजुएट कोर्स ही है, जो कि वहां पे अगेन जाओगे, फिर आपको कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा, पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ये आपका एक प्रॉपर डिग्री कोर्स है, लेकिन विद स्टाइपेंड और विद प्लेसमेंट, दोनों ही चीजें बहुत आराम से अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट वगैरह जो कुछ भी, और आपका फाइनल जो होगा सब कुछ 1 अगस्त तक सारा काम आपका निपट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका टाइमलाइन रहेगा। डेट जो है इसका प्लीज थोड़ा ढंग से याद रखना ताकि मिस ना हो। ठीक है, फोन नंबर ईमेल आईडी अपना सही डाल के रखना, ताकि आपको टाइम से कुछ भी, अगर जैसे हॉल टिकट डाउनलोड करना उसके नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिफिकेशन हो, आप तक एटलीस्ट टाइमली पहुंच जाए। ठीक है, तो फोन नंबर ईमेल आईडी ये इसमें करेक्ट डालना जब आप फॉर्म इसमें इसका भर रहे हो। ठीक है, अच्छा, ये इन चीजों के बारे में हमने बात कर ली। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, वही वही यहां पे कि इट प्रोवाइड्स 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके आ रहे हैं। एक आपका आ रहा ओसीईएस 2025 और आपका हो गया डीजीएफएस 2025। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा, हु वुड रियलाइज चैलेंजेस इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ, ये सारी चीजें देखो आपके ये 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं कौन कौन से। पहला अगर देखो ध्यान से, दैट इज ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। ऑब्वियसली अगर आप मास्टर्स से हो, जैसे अगर आपका एमएससी इन फिजिक्स है, एमएससी इन केमिस्ट्री है, तो वो सारे बच्चे यहां पे ओसीईएस के लिए ही अप्लाई करोगे। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया डीएई ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड डीजीएफएस। यही है आपका डीएई ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम, दिस इज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ये इंजीनियरिंग वाला ये जो कोर्स है वहां पे एक 2 साल का शायद मेरे ख्याल से एमटेक का कोर्स है, जो कि वहीं पे कराया जाएगा विद सम इंस्टीट्यूट, कुछ इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन में ये वाला आपका पूरा कोर्स चलता है। और बाकी जो ये वाला है आपका, ये वाला जो ऊपर वाला है आपका, ये मेरे ख्याल से सिर्फ 2 सेंटर्स पे होता है। एक आपका हो गया हैदराबाद में, बीआरसी जो आपका बीआरसी का जो हैदराबाद में, और दूसरा आपका बॉम्बे में। मैक्सिमम लोग बॉम्बे चूज करते हैं, तो बार के नाम से ज्यादातर सबके दिमाग में बॉम्बे ही आता है, बट आपका हैदराबाद भी है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें होगी। अच्छा, 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस कोर्स, ये आपका 1 साल का ओरिएंटेशन कोर्स चलेगा। ये आपका इसी साल शुरू होकर इसी साल आपका खत्म हो जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट द 2 बार्क ट्रेनिंग स्कूल सिचुएटेड एट मुंबई एंड हैदराबाद। यही मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे लोग बीआरसी का मतलब सिर्फ बॉम्बे समझते हैं, बॉम्बे नहीं है, हैदराबाद में भी है। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। उसके बाद ओसीएस स्क्रीनिंग डिसिप्लिन एंड देयर करस्पॉन्डिंग, ये इसमें तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। यही है कि आप अगर वहां पे जाते हो, आपका मिनिमम 35% और मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स जो वो वहां पे, क्योंकि ये तो सिलेक्शन के बाद का सारा कुछ लिखा हुआ है ना, सिलेक्शन के। हाँ, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपका यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, अगर प्लेसमेंट की बात करें, जैसे आपको कहां पे ये मिलेगा, सक्सेसफुल टीएसओएस विल बी पोस्टेड ऑन द, मतलब अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर बन जाते हो तो साइंटिफिक ऑफिसर्स को कहां पे प्लेस किया जाएगा, कहां पे आपको मतलब दिया जाएगा, जो सेंटर होता है वो कौन सा दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया बीआरसी, पहला तो मुंबई हो गया, उसके बाद आपका हो गया इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च आईजीसीएसआर, जो कि कलपक्कम में है। ठीक है, उसके बाद आरआर कैट है आपका। ठीक है, ये भी आपका।
उसके बाद वीईसीसी कोलकाता हो गया, एचडब्ल्यूवी बॉम्बे हो गया, आपका एनएफसी हो गया हैदराबाद। साथ में आपको ये बात भी पता होगा कि यहां पे जितने हैं वो तो है ही, साथ में मेरे ख्याल से वो लिखा हुआ नहीं होगा, आपके कुछ इंस्टीट्यूट जैसे प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, और एक दो इंस्टीट्यूट है जो कि बीएआरसी के ये वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है ना उनका एडमिशन लेते हैं एज अ पीएचडी स्टूडेंट। रिमेंबर दिस थिंग कि एज अ पीएचडी स्टूडेंट वो इनरोल करते हैं, बट उनका जो आपका ये होगा स्टाइपेंड होगा वो इससे डिफरेंट होता है। जैसे इसका स्टाइपेंड या इस पे जो आपको सैलरी वहां पे मिलेगी डायरेक्टली अराउंड 74 और 75,000 के अराउंड, लेकिन अगर आपका पीएचडी में हो रहा है तो पीएचडी में अगर होगा तो आपको फिर पीएचडी के अकॉर्डिंग, जो कि आपका यूजीसी नॉर्म के अकॉर्डिंग आता 37,000 या कुछ, तो 37,000 आपको वहां पे स्टाइपेंड मिलेगा अगर आपका पीएचडी में होता है तो। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए ये वाले इंस्टीट्यूट जहां पे आपका सीधा प्लेसमेंट होगा साइंटिफिक ऑफिसर का। और ये आपका हो गया 2 ईयर डीए, जो तो आपका दूसरा वाला था ना डीजीएफएस वाला, ये आपका 2 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि एमटेक होता है, ये एक्चुअली एमटेक होता है। और जो आपका एमएससी के थ्रू जो जाओगे उसमें एमटेक नहीं होता, वो 1 साल का होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हाँ ये आपका हो गया, और दोनों से जो आपको ये मिलता है जॉब मिलता है वो पूरा आपका ग्रेड ए जॉब होता है। ठीक है, वो पूरा गैजेटेड ऑफिसर वाला जॉब होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यहां पे देख लो, OCS TSOs are paid a stipend of 74,000 per month during the period of their training and a one-time book allowance of 30,000। जो आपका जो ये वाला है DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम है, इसमें आपको स्टाइपेंड 74,000 मिलेगा फॉर 2 years एंड ये आपका हो गया एडिशनली पेड अ वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ 60,000 पर एनम फॉर 2 years टू मीट एमटेक प्रोजेक्ट। एमटेक वगैरह एमटेक प्रोजेक्ट जो करेंगे उसके लिए इनको 60,000 का ये मिलता है। मैंने आपको बताना कि देखो जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो दोनों में ही जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग चूज करते हैं डीजीएफएस वाला और कुछ लोग चूज करते हैं ओईसीएस वाला। ठीक है, ओसीएस वाला, सॉरी। तो ये जो इसको चूज करते हैं, अगर ऊपर वाला चूज करोगे है ना, ओसीएस वाला चूज करोगे, तो यहाँ पे 74,000 का आपको स्टाइपेंड मिलेगा, साथ में 1 साल का कोर्स है ये। और दूसरे वाला जो है वो पूरा 2 साल का कोर्स है और वो किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड होगा, फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, ऐसे करके वो एफिलिएटेड होता है। और उसमें एक बात का देखो, जो आपकी ट्यूशन फी होगी ना वो आपको रिइंबर्स कर दिया जाएगा। जैसे एमटेक की फीस अगर मान लो कि 3 लाख या 4 लाख के अराउंड अगर जा रहा है आपका, ऑब्वियसली 4 लाख के आसपास जाएगा 2 साल का, तो वो पूरा आपका रिइंबर्स हो जाएगा। साथ में 74,000 का आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा और 60,000 का ग्रांट फॉर योर एमटेक प्रोजेक्ट ये मिलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आप लोग अगर साइंस पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करोगे, और अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो तो दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद बोर्डिंग और लॉजिंग जो होगा आपको डीए हॉस्टल में ही करना पड़ेगा, आपको वहीं पे इंस्टीट्यूट के अंदर ही रहना। तो ये तो ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी इनमें कुछ खास नहीं है। यहां भी अगर देखें जो इस वाले में भी कुछ इतना कुछ खास दिख नहीं रहा। हाँ ये दिया कि मंथली आपका ये जो होगा 3 इंक्रीमेंट के बाद जब आप ज्वाइन कर लोगे तो ज्वाइन करने के साथ ही आपकी जो सैलरी होगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1,34,000 ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग मतलब स्टाइपेंड के बाद 1 साल के कोर्स के बाद जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका जो ये होगा ये अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास बनेगा, मतलब इससे ज्यादा ही बनेगा अगर आप बॉम्बे में रहते हो। हैदराबाद जाओगे तो कुछ अलाउंस वगैरह थोड़े से कम होंगे, मेरे ख्याल से थोड़े से कम होंगे, बट अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास ही बनेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर बहुत सारा ये होता है कि आपको फ्लाइट के चार्जेस में कुछ ऑफ मिलेगा, ये सारी चीजें यार ये सब धीरे धीरे पढ़ना, अभी फिलहाल इसके अंदर जाना है तो इसके लिए बातें कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो मैंने इसी के बारे में बात करी कि देखो आपको पहला जो इसका जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपका यहाँ पे क्या ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, एक आपका हो गया पहला ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे जिसमें आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिलेबस आपका देखो, अगर मैं बीआरसी के एग्जाम की बात करूं, अगर उसको रेट करना है तो वो देखो जस्ट टीआईएफआर सीएसआर नेट इससे लेवल कम होता है, गेट के आसपास का लेवल होता है इसका। ठीक है, अगर एक फिजिक्स ग्रेजुएट के लिए अगर मैं बात करूं तो बीआरसी का जो एग्जाम होता है इसका लेवल, अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो लगभग गेट के आसपास का होता है। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन सीएसआर नेट की कर रहे हो तो इन दैट केस सीएसआर नेट या गेट की अगर तैयारी कर रहे हो, इन दैट केस ये एग्जाम आप आराम से क्रैक कर सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा यहां पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एग्जाम विल बी अलॉटेड टू वन ऑफ द प्रेफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर, ये इसके बारे में मैंने आपको बात कर दी। ट्रैवल अलाउंस जो आपको इस टाइम पे नहीं मिलेगा,
एग्जाम देने जब जा रहे हो इस टाइम पर ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता, बट पॉसिबली जब आप ये करने जाते हो इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, इंटरव्यू के टाइम पे आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, मेरे ख्याल से सेकंड क्लास ये करके कुछ मिलता है, जो कि यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है यहाँ पे मेंशन। ऑन द बेसिस पर वो बात की बात है ना, अभी फिलहाल इस फॉर्म को तो भरो। ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, यही मैंने आपको बता दिया कि गेट स्कोर के बेसिस पे अगर आपका 2023 का गेट क्लियर है, 2024 का गेट क्लियर है या 2025 का गेट क्लियर है, इसके बेसिस पे भी आप इसमें जा सकते हो। बट अगर 2025 आप कभी भी ओनली गेट स्कोर यहां पे ऑप्ट मत करना, ठीक है, ओनली गेट स्कोर ऑप्ट मत करना, आप ऑनलाइन एग्जाम भी दो। अगर गेट स्कोर बहुत बढ़िया तब तो जा सकते हो, मतलब रैंक अगर ऊपर है, क्योंकि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल होता है, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी कहना बहुत ही, गेस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ सीजीपीए स्कोर ऑफ सीईबीएस और नाइजर, मैं कह रहा था कि दो इंस्टीट्यूट जो है इनके सीजीपीए, इनका मतलब यहां से अगर आपने ये करा हुआ है, कोर्स करा हुआ है, स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग विद अ मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, हाँ, तो एमएससी वाले बच्चे जो इन लोगों ने नाइजर से कर रखा है वो डायरेक्ट, और जिनका सीजीपीए नहीं मेंशन है, सीजीपीए मेंशन नहीं है, ठीक है, तो जिन लोगों ने ये करके रखा हुआ वो भी डायरेक्ट जो है बीआरसी का इंटरव्यू दे सकते हो। हाँ, आपका जो ये सीजीपी होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका 7.5 होना चाहिए। 7.5 से अगर ज्यादा सीजीपी है तो भी आप डायरेक्ट इसके एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, ध्यान रखना, आप डायरेक्ट एलिजिबल हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम भी, ऑनलाइन एग्जाम उस केस में आप ऑनलाइन एग्जाम को स्किप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रेनिंग स्कूल, ये सारा कुछ हो गया। हाँ, जो भी सारी चीजें वो सारा यहाँ पे डिटेल में, कैंडिडेट शुड आल्सो नोट दैट एलिजिबल कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ मोर देन वन अबव मेंशन स्क्रीनिंग ऑप्शन, आप एक से ज्यादा स्क्रीनिंग ऑप्शन को चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला, या तो अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम चूज करना और गेट चूज करना है, या फिर नाइजर चूज करना, तो तीनों में से कोई सा भी करो। अगर मान लो कि आप नाइजर से पढ़े हुए और आपका सीजीपी अगर 7.5 से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, या तो गेट के थ्रू या तो फिर ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू, दोनों के थ्रू आप जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह से अगर जा रहे हो दूसरे से एलिजिबल नहीं है, आप तीनों से एलिजिबल हो। मान लो कि आप नाइजर कैंडिडेट हो, 7.5 से ज्यादा है, तो भाई ऑनलाइन एग्जाम दे दो, आपकी इच्छा, देने की इच्छा है तो, नहीं देने की इच्छा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 7.5 से कम है तो ऑब्वियसली दोगे, ठीक है। द कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर स्क्रीनिंग थ्रू ऑनलाइन टेस्ट विल बी अलॉटेड टू वन ऑफ द एग्जाम सिटीज इन देयर चॉइस ऑफ एग्जाम, ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, सारी चीजें देख चुके हैं, और कुछ यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर नाउ आपको इतना ही करना है। हाँ, ये वाला यही चीज मैं आपको कह रहा था, जरा ध्यान से देखो कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ओसीएस डीजीएफएस 2025 may be considered for direct recruitment in Institute of Plasma Research, Gandhinagar. Such candidates will be governed by stipendary norms of Institute of Plasma Research and terms of service condition of IPR on absorption. ठीक है, कि इसके थ्रू आप आईपीआर में भी डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन अगर आप आईपीआर में जा रहे हो, इन दैट केस आपको स्टाइपेंड ये 74 वाला नहीं मिलेगा, फिर आपका आईपीआर जो डिसाइड करेगा आपको वो स्टाइपेंड दिया जाएगा। बात समझ गए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। और बाकी वही होगा, सिलेक्शन इंटरव्यू फॉर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन मुंबई इन ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट जियोलॉजी, जियोलॉजी को छोड़ के बाकी सारा जो होगा वो आपका यहीं पे होगा। हैदराबाद जो होगा, हैदराबाद में जियोलॉजी होगा। आउट स्टेशन कैंडिडेट एप्लीकेंट्स विल बी पेड टू वे नॉर्मल एसी 3 टियर ट्रेन फेयर टू अटेंड सिलेक्शन इंटरव्यू, आने जाने का किराया 3 टियर एसी का आपको ये लोग ही देंगे। From their registered residential either permanent or communication detail address by shortest route, जो भी आपका probable period of selection interviews during May to June, ये तो आपका लिखा हुआ था, वहीं पे सारा कुछ दिया हुआ था, ठीक है। और तो कुछ यहाँ पे कुछ खास है नहीं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट, इस वेबसाइट पे घुसते रहना, मतलब जाते रहना बार बार, और अपना जो है क्या क्या अपडेट है वो सारा कुछ आप देखते रहना। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ और चीजें हैं इंपॉर्टेंट बताने लायक, कुछ खास नहीं है, आप लोग प्लीज बाकी इसको आप रीड कर लेना। हाँ, अब जरा थोड़ा सा एलिजिबिलिटी को देख लेना, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है आपका। अगर फिजिक्स डिसिप्लिन की बात करें तो ओसीएस ऑब्वियसली इसी के लिए आप एलिजिबल हो। यहां पे क्या होना चाहिए आपका बीएससी, ठीक है, एमएससी इन फिजिक्स और इंटीग्रेटेड एमएससी, अप्लाइड फिजिक्स विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट बीएससी, बीटेक बीएससी और एट सब्सिडरी एंड आपको कुछ लिखा लेवल केस ऑफ 5 इंजीनियरिंग, ये आपका, हाँ, विद अ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स और 6.0 सीजीपीए ऑन ए स्केल ऑफ 10 और इक्विवेलेंट इन द क्वालिफाइंग डिग्री। जो भी आपका एग्जाम है इसमें
आपका 60% मार्क्स जो होना चाहिए इन द क्वालिफाइंग डिग्री। मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से बीएससी का यहाँ पे लिखा नहीं है कि बीएससी के लिए कुछ मार्क्स चाहिएगा, सिर्फ एमएससी का आपका जो है सीजीपीए 6 से ज्यादा होना चाहिए या फिर परसेंटेज 6.60 से ज्यादा। MSc or integrated MSc candidate who other than those applying with the 5 must additionally have a minimum of 60% aggregate marks इन बीएससी। हाँ ये सही बात है कि आपका 60 बीएससी में भी आपका 60% होना चाहिए और साथ में एमएससी में भी आपका 60% मार्क्स ही होना चाहिए। साथ में फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट हु मीट अबव मेंशन्ड एजुकेशनल क्राइटेरिया ऑप्ट फॉर कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर शुड हैव गेट 23 गेट 23 वाला ये ठीक है। ठीक है, ये सारा कुछ तो सही हो गया आपका। इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले कैंडिडेट भी जा सकते हैं। हाँ ये पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि दोज हैविंग एमएससी विद स्पेशलाइजेशन इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोफिजिक्स, एमटेक इन फिजिक्स, ठीक है, आर नॉट एलिजिबल। अगर इनमें से कोई सा आपका अगर ये है स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन एमएससी इन स्पेशलाइजेशन का मतलब ये मत समझना कि आपका एमएससी फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन कुछ होता है, जैसे कुछ लोग स्पेशलाइजेशन अलग से जैसे एमएससी इन नैनो टेक्नोलॉजी करते हैं, नैनो फिजिक्स करते हैं, तो इस तरह के कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। बिल्कुल ये मत समझना कि अगर आपका सेकंड ईयर में अगर ऐसे कोर्सेस हैं तो आप उस केस में एलिजिबल नहीं हो, ये गलत है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस चीज में डाउट होता है। अगर आपका एमएससी जैसे एमएससी इन एस्ट्रोनॉमी बहुत सारे लोग करते हैं ना, एमएससी इन एस्ट्रोनॉमी, एमएससी इन जियोफिजिक्स, इस तरह के अगर आपने कोर्सेज कर रखे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, इसका मतलब फिलहाल तो वही निकल के आ रहा है। या फिर एमटेक इन फिजिक्स, नैनो साइंस और ये आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, केमिकल फिजिक्स एमएससी, ठीक है, ये सारी चीजें जैसे मेडिकल फिजिक्स के कैंडिडेट्स हैं, दोज आर नॉट एलिजिबल। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहां पे ये कोर्सेज भी कराए जाते हैं। ठीक है, फॉर केमिस्ट्री डिसिप्लिन, उसी तरह से केमिस्ट्री डिसिप्लिन में भी ये सेम सारी चीजें, थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस फॉर्म को भरो। और बाकी तो चीजें है ही, आप पढ़ लेना एक बार प्लीज। ठीक है, प्लीज एक बार पढ़ लेना, उसके बाद बाकी जो भी होगा अगर कुछ डाउट आउट रहा तो इसमें बात करेंगे। बट एलिजिबिलिटी कुछ ऐसी है, इस चीज का ध्यान रखते हुए इस फॉर्म को प्लीज भर दो। ओनली रेगुलर एमएससी डिग्री चलिए, दोज हैविंग एमएससी बाय रिसर्च, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। जैसे आपका आईआईटी जम्मू में एक कोर्स आया था, दैट इज एमएससी बाय रिसर्च, एमएसआर करके एक कोर्स आया था। तो अगर 3 ईयर एमएससी प्रोग्राम है जहां पे रिसर्च वाला पार्ट आपका इंक्लूड है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तभी मैं हर बार कहता हूं कि देखो भाई एमएससी जो नॉर्मल वाली एमएससी किया करो, ठीक है, स्पेशलाइजेशन के साथ एमएससी मत करो, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है उसमें। ठीक है, बाकी जो भी है ये सारा कुछ हो गया आपका, और बाकी कुछ है नहीं। हाँ, एज लिमिट की अगर देख लें यहाँ पे, मैक्सिमम एज एज अगस्त 1 2025, मतलब अगस्त 1 2025 को आपकी एज क्या होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के अगर आप हो तो 26 ईयर, अगर ओबीसी के आप हो तो 29 ईयर्स, एसटी एससी हो तो आपका 31 ईयर जो है ये आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। डिपेंडेंट्स ऑन दोस हु डाइड इन द राइट्स ऑफ 1984 आपका 31 ईयर दिया हुआ है। पर्सनल डोमिसाइल इन कश्मीर ये आपका 31 ईयर दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 इयर्स दिया हुआ है यहाँ पे इन ऑल कैटेगरी, सारे कैटेगरी में। जैसे अगर आप मान लो कि ओबीसी से हो तो आपका एज लिमिट जो होगा 39 ईयर हो जाएगा अगर आप फिजिकली चैलेंज हो तो। द मिनिमम एज लिमिट फॉर ऑल द एप्लीकेशन इज 18 ईयर, एटलीस्ट आपको 18 साल का होना चाहिए। 18 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है। एप्लीकेशन फी जो आपको 500 लिया जाएगा फ्रॉम द मेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरीज, डिपेंडेंट्स ऑफ दोज हु डाइड इन द राइट्स ऑफ 1984, पर्सन डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फ्रॉम दिस, ये आपका दिया हुआ है। अच्छा, इन सब के लिए आपका 500 ही फीस है। विमेन कैंडिडेट के लिए 40% आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जा रहा है। कैंडिडेट हु हैव अवेल्ड फ्री एग्जेम्पशन आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वैलिड रेलेवेंट प्रूफ फॉर वेरिफिकेशन एट द एग्जाम सेंटर। ठीक है, ये तो वही बात होगी, और तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। बाकी आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि बहुत यार 20-22 पेज का, सॉरी कितना 42 पेजेस का मेरे ख्याल से ये पूरा है। फॉर्म वही है कि आपका प्रिलिमिनरी स्टेज हो गया, वेरिफिकेशन, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट लॉगिन, कैंडिडेट्स होम पेज, बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज आपको फॉर्म में यहाँ पे फिल करना। ठीक है, प्रीव्यू एडिट करके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। ठीक है, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट है, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सॉरी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, चाहे आपका आपकी फोटो हो गई या सिग्नेचर हो गया, या फिर आपका डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, या ये मैंने चूंकि फॉर्म खोल के देखा नहीं है कि क्या क्या इस बार मांग रहे हैं, तो एटलीस्ट ये सारे सर्टिफिकेट इनका पीडीएफ, इनको पीडीएफ फॉर्मेट में और आपका जेपीजी फॉर्मेट, जैसे सिग्नेचर, फोटो, ये सारे जेपीजी फॉर्मेट। अगर डॉक्यूमेंट, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इन सारे को पीडीएफ सर्टिफिकेट, पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रखना जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो। ठीक है, और उसके बाद फिर
आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट जनरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वैसे ही ईमेल पे भेज देते हैं, बट इन केस जो पीडीएफ मिलेगा आपको, प्लीज उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, पेमेंट कर लेना अगर पेमेंट एप्लीकेबल है तो। बाकी दैट्स ऑल, बस यही है। एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे ये ऑल क्वेश्चन ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जहां पे एक ही सही आंसर होगा। ईच करेक्ट आंसर फेचेस 3 मार्क्स, मतलब 3 और -1 का यहां पे ये चलेगा, ठीक है। सही आंसर किया तो 3 नंबर, गलत आंसर किया तो -1 मार्क। ये सारे क्वेश्चन में वही है, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। 100 क्वेश्चन रहेंगे ओवरऑल, मतलब 100 क्वेश्चन है और यहां पे 2 घंटे का टाइम है। थोड़ा सा विपदा यहां पे कि भाई 100 क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो प्लीज सारे लोग प्लीज थोड़ा सा ढंग से लगे रहना इसके लिए, ठीक है। मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना। और वही मैंने कहा, सीएसआर लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है। बाकी यहाँ पे एज लिमिट वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख लेना इसको, एक बार रीड कर लेना ढंग से। हाँ, सेंटर्स की बात करें तो ये सारे सेंटर है, अगरतला, अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, दरभंगा, देहरादून, दिल्ली प्रॉपर, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली नोएडा, उसके बाद आपका हो गया दुर्गापुर, एर्नाकुलम, ठीक है, कोलकाता, कोटा, कोझिकोड, और लोग देख लो, बाकी लोग देख लेना, ये सारे हैं आपके पास सेंटर्स। इधर भी सेंटर्स हैं कुछ, इनमें से कोई सा एक सेंटर आप चूज करना जो आपके घर से नियरेस्ट है। बाकी दैट्स ऑल। और बाकी नए बच्चे हो तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। और अगर इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात हुई तो उस पर एक वीडियो आपका अलग से आ जाएगा, तो प्लीज उसको भी आप सारे लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसे ही और वीडियोस के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। हम इसके कुछ और सेशन के साथ आपसे जल्दी ही मिलेंगे। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना, ताकि अगर कोई इंफॉर्मेशन और आए तो आपको वो हम टाइम टू टाइम देते रहे, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ जल्दी। टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।